ऑलराइट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन में स्टार्ट किया था व्हाट इज इवन E2 एंड इवन CB। ठीक है, सारी बातें आपको पढ़ाई थी, याद होंगी आपको सारी बातें। ठीक है, आज हम लोग इसी बात को आगे पढ़ाने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने SN1 SN2 पढ़ा था, वैसे ही हम बात करेंगे। वहाँ पे पढ़ा था हमने कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं SN1 SN2 को। वैसे अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे E1 और E1 E2 एंड इवन CB। तो हेडिंग डालिए फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग E1 एंड E2 मैकेनिज्म। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो E1 और E2 मैकेनिज्म को अफेक्ट करने वाले हैं। तो मेजरली इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, वहाँ पे क्या था, पहला क्या था SN1 SN2 में जो अफेक्ट कर रहा था, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे भी आएगा वो स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट पहला, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। दूसरा था वहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक किया था, सॉरी लिविंग ग्रुप निकल रहा था, यहाँ भी लिविंग ग्रुप निकल रहा है, तो नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। तीसरा वहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक किया था, यहाँ बेस अटैक कर रहा है, तो नेचर ऑफ बेस, नेचर ऑफ बेस। वहाँ सॉल्वेंट था, यहाँ भी सॉल्वेंट है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ व्हाट बेटा, सॉल्वेंट। और पांचवा है टेम्परेचर, वहाँ भी टेम्परेचर था। द ओनली डिफरेंस इस वहाँ पे हमने बेस लिया, न्यूक्लियोफाइल लिया था, यहाँ हम बेस ले रहे हैं, और वही कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, और वही न्यूक्लियोफाइल बेस की, वही कंपाउंड बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। हाँ या ना? मैं AC बंद कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत लोगों की तबीयत खराब है, मेरी भी खराब, ठीक है। खराब है ना तबीयत सबकी? ठीक, सबकी नहीं, ऑल राइट। एक एक करके हम लोग सारे फैक्टर्स पे बात करेंगे। नाउ द फर्स्ट फैक्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट की बात करने वाले हैं हम लोग। स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट की, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट पे अगर आप आके चेक करें, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे E2 के लिए, और E2 के लिए बेटा, तो अगर आप E2 में देखें तो E2 का रेट फास्ट होगा या स्लो होगा, ये इस बात से आइडिया लगेगा कि E2 की ट्रांजिशन स्टेट कैसी बनी थी। आपको ध्यान होगा E1 में, SN1 में क्या हुआ, SN2 में क्या हुआ था, बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, DV ग्रुप निकलता है। तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए क्लियर रास्ता चाहिए था कि वो अटैक कर पाए। क्लियर रास्ता तब होगा जब हिंड्रेंस कम होगी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि लिविंग ग्रुप वहाँ से वहीं जहाँ से X निकल रहा है वहीं आ रहा है? ना ना ना, वो बाजू में आ रहा है, H को लेके जा रहा है, आया ना? तो हिंड्रेंस का तो कोई सवाल होता ही नहीं यहाँ। फिर हम यहाँ पे क्या देखेंगे, फिर हम यहाँ देखेंगे कि जो आपका ट्रांजिशन स्टेट बनी है वो कैसी बनी है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट्स ट्रांजिशन स्टेट E2 की। आइए ज़रा देखिए ध्यान से। आप जब E2 के ट्रांजिशन स्टेट को देखते हैं तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये BH को लेके भागता हुआ दिख रहा है, C से X निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी इट्स अ काइंड ऑफ एल्कीन। जो फॉर्मेशन एल्कीन क्या हुआ है, लेकिन एल्कीन लाइक कैरेक्टर इन ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट हैज व्हाट, एल्कीन लाइक कैरेक्टर। और एल्कीन स्टेबल कब होता है? हाउ वी कैन चेक द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से हाइपर कॉन्जुगेशन। आई होप यू रिमेंबर दिस। हेलो। तो हम यहाँ पे बेस जो जिस पे अटैक किया वो कहीं और है, जो निकल रहा है वो कहीं और है। तो हिंड्रेंस का तो कोई चक्कर नहीं है। जो निकले SN2 में आया था
वो यहाँ पे चक्कर नहीं आने वाला। यहाँ पे जो चक्कर आ रहा है वो है कि जो अपना क्या है ट्रांजिशन स्टेट ऑफ E2 मैकेनिज्म है, वो इट हैज़ एल्कीन लाइक कैरेक्टर, हाँ या ना? बोलो। ट्रांजिशन स्टेट ऑफ E2 मैकेनिज्म हैज़, बोलो, एल्कीन लाइक कैरेक्टर। तो higher the stability of, बोलो बोलो बोलो, transition state, more will be the rate of, more will be the rate of E2। हेलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया? उतना ही ज़्यादा रेट क्या होगा E2 का, मोर विल बी द रेट ऑफ E2। समझे या नहीं समझे आप? मोर विल बी द रेट ऑफ E2। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? अच्छा, मोर विल बी द रेट ऑफ E2, E2 का रेट उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब समझना बात को कायदे से, मोर विल बी द रेट ऑफ E2। अब देखिए प्लीज, तो ट्रांजिशन स्टेट कौन ज़्यादा स्टेबल होगी, ज़रा समझना। और एल्कीन लाइक कैरेक्टर, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैसे देखते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ हाइपर कॉन्जुगेशन। मानते हैं इस बात को आप जरा खुद सोचिए, अगर कोई एल्कीन हुआ है इस तरह का, यहाँ से हेलोजन लगा हुआ है, एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है, भाई साहब ये हैं CH2 और यहाँ से है H। ठीक है, अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि क्या ये 3 डिग्री अल्काइल हाइड दिख रहा है? ये कार्बन की डिग्री 3 है, इससे हेलोजन लगा हुआ है, हाँ है ना? बोलो। यहाँ से आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि अगर ये बॉन्ड टूट रहा होगा यहाँ से, और यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा, यहाँ बॉन्ड बन रहा होगा, और यहाँ से बॉन्ड बेस आके बना रहा होगा। बोलो यार, ट्रांजिशन स्टेट ही बना दी मैंने 3 डिग्री वाले की। ये जो एल्कीन लाइक कैरेक्टर आएगा इस कार्बन से, अल्फा कार्बन ये दोनों हैं, और 6 अल्फा हाइड्रोजन दे रहे हैं, मिल रहा है इसको, आया ना? तो 3 डिग्री का जो एल्कीन है वो स्टेबल है। अगर 2 डिग्री होता तो एक CH3 हटा दीजिए यहाँ से, 3 अल्फा हाइड्रोजन मिलते। फिर 1 डिग्री होता तो ये दोनों CH3 हटा के HH लगा देते, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिलता फिर। हाँ, दोनों CH3 हटा दिया, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं मिलता। ऐसे केस में क्या होगा, एक बार कोई, जब 1 डिग्री होगा तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, 2 डिग्री होगा तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 डिग्री होगा तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 डिग्री में ज़्यादा स्टेबल एल्कीन ट्रांजिशन स्टेट बन रही है या 1 डिग्री में? 3 डिग्री में, हाँ या ना? तो इसीलिए रेट ऑफ E2 क्या होगा? रेट ऑफ E2 जो होगा ना बेटा, वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में एलिमिनेशन सबसे फास्ट कहाँ होगा? E2 के हिसाब से, हाँ 3 में ही होगा। और अपन क्या सोच रहे थे, शायद 1 में हो जाए, क्यों? क्योंकि SN2 में ऐसा ही हुआ था कुछ। SN2 में क्या हुआ था? SN2 में क्या हुआ था? 1 डिग्री में ज़्यादा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा था। तो चाहिए क्लियर रास्ता चाहिए था कि वो अटैक करके, उसके लिए हिंड्रेंस कम होनी चाहिए। 3 डिग्री में क्या हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, पर यहाँ से हिंड्रेंस का कोई लेना नहीं, यहाँ तो एल्कीन लाइक कैरेक्टर बन रहा है, हाँ या ना? कुछ समझ नहीं पाया तुम लोग, बोलो यार, आया नहीं आया समझ में? आ गया? अब हम बात करेंगे फॉर E1। और E1, अगर आप E1 के लिए बात करें, जरा खुद सोचिए, E1 में स्टेप 1 में क्या था? यस, कार्बोगेडाइन का बनना, आया ना? E1 में क्या था? ये हेलोजन था, ये ऐसा था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया था आपने, यही स्टेप RDS भी होती है, और इसमें ये एज अ लिविंग ग्रुप निकल गया था, हाँ या ना? बोलो यार।
यहाँ बन गया था कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा उतना अच्छा स्पीड होगी, क्योंकि यही आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही है। ये स्टेप जितनी अच्छी फास्ट होगी, रिएक्शन का रेट उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ये रिएक्शन फास्ट कब होगी? जितना अच्छा कार्बोकेटायन बनेगा, जितना स्टेबल बनेगा उतना जल्दी बनेगा, जितना स्टेबल बनेगा उतना जल्दी बनेगा, जितना जल्दी बनेगा रेट उतनी फास्ट होगी। यानी रेट ऑफ इवन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। Rate of even is stable is directly proportional to what? Stability of what? Carbocation. Rate of even is directly proportional to stability of कार्बोकेटायन। अब जरा बात को ध्यान से सुनिए, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। अब सुनना ध्यान से, तो आप खुद सोचो, 3 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड, 2 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड, 1 डिग्री अल्काइल हाइड्राइड में कहाँ पे कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा? 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री, 1 डिग्री, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? तो रेट ऑफ इवन भी क्या आया? सेम, 3 डिग्री में ज़्यादा, 2 डिग्री में कम, और 1 डिग्री में और कम। समझ पाए या नहीं समझ पाए आप? तो यानी E1 और E2 का दोनों का रेट क्या आ गया? जबकि SN1 SN2 का रेट सेम नहीं था। SN1 3 डिग्री में ज़्यादा होता है और SN2 1 डिग्री में ज़्यादा, और E1 E2 का 3 डिग्री में दोनों ही अच्छा होगा। E1 भी अच्छा होगा 3 डिग्री में, E2 भी अच्छा होगा 3 डिग्री में। हाँ यार, बोल दो यार, समझ में आई बात? चलिए, बहुत अच्छी बात, दोनों में ही अच्छा मिल रहा है ये तो। अच्छा, फिर क्या देखेंगे हम? E1CB एक और बचा, वो भी देख लेते हैं। क्या बेटा? E1CB और E1 क्या स्टोरी होनी चाहिए? क्या हो ये, आपको याद होगा पहले आया था, यहाँ से बेस आके पहले इसके एच को निकाल लिया, कार्बो एनाइन इंटरमीडिएट बना दिया है ना। तो दूसरे ग्रुप स्टेप में फिर लिविंग, तो लिविंग उसके अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन। एक तो कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, आप उसको निकालना चाहते, निकलेगा। एक पूरा बेस जो अटैक कर रहा है वो उतना अच्छा बेस नहीं है, तब वो इतना अच्छा होना चाहिए कि वहां से निकाल सके। तो इसके लिए बेस को होना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग, बेस को होना पड़ेगा, और एसिड भी थोड़ा अच्छा हो, ताकि यहाँ कार्बो एनायन बने तो स्टेबल हो सके। तो तभी होगा जब बीटा पे क्या लगा होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। क्या लगा होगा? और इवन सी, और इवन सी बी, इवन सी क्या, और इवन सी बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप attached to dash कार्बन ऑफ लीविंग ग्रुप के बीटा कार्बन पे क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो इवन सी बी चांसेस हैं, अदरवाइज चांस ही नहीं है। इवन सी बी अपने आप में एक यूनिक केस। बोलो यार, आई। तो ये हो गया पहला, 3 2 1 आया बेसिकली E1 के लिए भी और E2 के लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकेंड फैक्टर, दैट इज नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप जो निकल रहा है उसके बारे में बात करते। देखना बेटा, और बात करें, दोनों के रेट एक्सप्रेशन आप लिखिए, अपने आप समझ में आएगा सब कुछ। रेट एक्सप्रेशन याद है आपको? रेट ऑफ ई, ऑफ ई टू
एल्काइल हैलाइड बेस दोनों थे, आवाज़ नहीं आई। बेस भी था और ये भी था, बोलो। चलिए, दोनों थे भाई। और E2 बेस का कॉन्सेंट्रेशन जितना अच्छा होगा, रेट E2 का उतना बढ़िया होगा। रेट का कॉन्सेंट्रेशन बेस का कौन जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। जितना अच्छा बेस होगा E2 के लिए जाएगा। कि बेस अच्छा हुआ तो कुछ करेगा, जब एक्स निकल रहा उस समय मैं भी अटैक करूँ। वेट नहीं करूँ कि पहले एक्स जाए तो मैं जाके अटैक करूँ, है ना। वो भी तभी अटैक करेगा। गुड बेस फेवर फॉर E2 क्या क्या होना चाहिए? फॉर ई बेस शुड बी, और क्या होता काम? हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस फेवर फेवर्स, कंसंट्रेशन बेस का ज़्यादा होगा तो क्या फेवर करेगा? E2 फेवर, क्या फेवर करेगा? नेक्स्ट इवन की बात करें, रेट ऑफ इवन जो होगा वो क्या होगा? ए ऑफ इवन आर एक्स, ए ऑफ इवन आर एक्स, क्या होगा? के ऑफ इवन इंटू आर एक्स। नहीं है समझ में? के ऑफ इवन इंटू लड़का कौन सा जीता था? इसमें बेस कहीं भी आ रहा है, कहीं बेस आ रहा है, तो बेस का होना स्ट्रांग होना जरूरी इसके लिए नहीं है, क्योंकि बेस ऐसे भी दूसरे स्टेप में आता था। पहले पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एक्स को निकालता था, कार्बोक्टाइन बनता था, फिर बेस आके बाजू से हाइड्रोजन लेके जाता था। बेस का कोई खास रोल नहीं है। तो फॉर E2, अब देखो इसके लिए बेस की कंडीशन नहीं है, लेकिन ऊपर वाले के लिए है। ऊपर वाला कह रहा है स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो मैं होऊंगा, तो अपने आप इसके लिए कंडीशन अप्लाई हो गई। और E2 और जनरली bases are low, like but for E1 के लिए अगर आप एग्जांपल देखें, बहुत प्यारे प्यारे एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला आप ले सकते हैं अल्कोहल, ले सकते हैं। दूसरा आप ले सकते हैं, आप लिख सकते हैं बार, ले सकते ले सकते टर्सरी ब्यूटाइल है बेसिकली, बोलते हैं टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। साइड टर्सरी ब्यूटॉक्साइड तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, T A, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं लेकिन ये थोड़ा अलग। व्हाट डज इट मीन? टर्सरी BU ब्यूटॉक्साइड, ब्यूटाइल ओ ऑक्साइड, टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्साइड, टर्सरी। ये TBU हो गया इतना पार्ट। तो इतना पार्ट क्या हो गया? BU, और ये हो गया O। राइट सर, क्या आप समझ गए या नहीं समझे अभी भी? तो यार TBU क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ एग्जांपल और लिख देता हूँ। टर्सरी ब्यूटाइल आप ले सकते हैं, ट्राई इथाइल अमीन, क्या ले सकते हैं आप? ट्राई इथाइल
3 ले सकते हैं। ज़्यादा यूज़ अपन को ये अल्कोहलिक KOH NaNH2 और ये देखने को ठीक है। आर दी बेसिस, ये हम बेस लेके लेंगे, कराना है तो ये बेसिस लेंगे। इवन के लिए हमें इतना कुछ खास बेस की, एंड फॉर इवन सी भी आपको क्या लगता है? और इवन सी भी बेस मस्ट, क्यों? कि कार्बन जैसे एटम से हाइड्रोजन निकालना इज नॉट इजी टास्क, नीड अ स्ट्रॉन्ग बेस, नीड व्हाट सर? दिस इज द फैक्टर। गलती कर, मैंने लिखा लिविंग ग्रुप और पढ़ाया बेस। ये सही में खराब है। साफ साफ नेचर ऑफ बेस होना चाहिए, ना कि मैंने अटैकिंग की बात कर दी है ना। अटैकिंग में आई होप आप समझ गए। बेस के लिए स्टोरी समझ में आई आपको? बेस क्या होगा तो क्या होगा। अब बात करते हैं नेचर। थर्ड वन क्या बेटा? नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप की अगर आप बात करते हैं दोस्त, किस नेचर का लिविंग ग्रुप होगा तो क्या होगा? ठीक है, हेलो। तो लिविंग ग्रुप की अगर आप चर्चा करें तो और सभी के लिए बात करते हैं, के लिए क्या होगा? आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों का अगर आप मैकेनिज्म रेट एक्सप्रेशन, रेट ऑफ ए ऑफ इवन, दोनों ही रिएक्शन में मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि RX बॉन्ड का टूटना, चाहे वो E1 हो चाहे E2, दोनों में इन्वॉल्व। RX बॉन्ड जितना ही टूटेगा, रेट दोनों का उतना अच्छा होगा। आया ना? RX बॉन्ड ब्रेकिंग in RDS of both what? One and so higher the tendency of leaving group, higher would be the rate of both even. है ना? Higher the tendency of leaving group, more rate of more will be the rate of both बने। आप समझे या नहीं? आगे बात थोड़ी चर्चा और मैं करता, फिर भी हम अभी भी हम कुछ बात कर सकते हैं कि बोल दिया तो हो गया आपका कुछ। आप जैसे SN1 में पॉसिबल बहुत अच्छा it will not wait for nucleophile to come and attack and then it will, no, it will just leave the molecule, right? So if you have a very good leaving group, it will just leave the molecule, left the carbocation, लो, और फिर जो आके बेस अपना काम करेगा।
वेट नहीं करेगा, बेस भी आया तब मैं जाऊँ, हाँ हाँ, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हुआ, निकल जाए। और बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हुआ, निकल गया, तो विच मैकेनिज्म, इवन और ई टू, इवन ये, और इवन, इवन और सभी के लिख देता हूँ, तभी तो आप कंफर्म हो पाएंगे कि कौन सी रिएक्शन हो रही है, आया ना। वरना तो कहीं पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिलेगा ही नहीं, तो फिर करेंगे क्या आप। तो जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, मान लो एक बार आई है, आर बी आर है, आर सी है, बोलो ई वन ई टू का रेट बताओ, तो वो सिंपल है, लिविंग ग्रुप दोनों सबके लिए अच्छा होना जरूरी है। रेट ऑफ ई वन एंड ई टू तो क्या होगा, दोनों के लिए सेम ही होगा, हाँ या ना। बोलो भाई, थोड़ी अलग अलग होगा, ये दोनों सेम फेवर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कौन सा लिविंग ग्रुप होगा तो क्या ज़्यादा चांस है। जैसे अगर बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप, वेरी गुड लिविंग ग्रुप, इवन के लिए चाहिए, के लिए गुड लिविंग ग्रुप चाहिए, ये बात करता हूँ। वेरी गुड लिविंग ग्रुप बोले तो कौन है, 10 बन, आया ना, या ओ एच आर, एल्कोहल टाइप का प्लस बन, न्यूट्रल लिविंग ग्रुप निकलेगा बड़े आराम से इसमें, एन टू प्लस बन, तो यार, या फिर इवन आयोडीन भी, आयोडीन आ जाए, या ओ एस आ जाए, या ओ टी एफ आ जाए, ये सब याद है, ओ एन एस, ओ बी एस, ये बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप हैं, बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होंगे, दे विल फेवर वन। ई टू कौन फेवर करेगा, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ओ ए सी, कौन, ओ ए सी, ये सब, या एन आर थ्री प्लस, एटसेट्रा, दे विल फेवर व्हाट, ई टू। आयोडीन यहाँ भी है, यहाँ भी आयोडीन, दोनों में जा सकता है। अब चाहते हैं आप इवन सी बी, आपको याद होगा पहले हाइड्रोजन निकला था, बेस बाद में निकला था, और बाद में भी नहीं निकलना चाह रहा था क्योंकि वही स्टेप आरडीएस थी, स्टेप टू आरडीएस थी, हाँ है ना। क्या मतलब, बेस निहायती बेकार बेस है, काम का नहीं, निकलना ही नहीं चाहता, वो अच्छा बेस है ही नहीं वो, आया ना। तभी वो होगा, अगर अच्छा बहुत अच्छा बेस हुआ तो पहले भग जाएगा वो, अच्छा हुआ तो बेस आएगा, सॉरी, मैं लिविंग ग्रुप की बात कर रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, तो लिविंग ग्रुप अगर बहुत अच्छा होता पहले ही निकल जाता, अच्छा होता तो बेस जब आया तब निकल जाता, ये दोनों ही केस में नहीं निकला है, इसका मतलब लिविंग ग्रुप बहुत ही बेकार, निहायत ही बेकार लिविंग ग्रुप है, हाँ है ना। वो निकल ही नहीं रहा है, जबरदस्ती लात मार के निकाला जा रहा है उसको, यानी कि कौन सा लिविंग ग्रुप चाहिए इसके, पुअर लिविंग, आया ना। पुअर लिविंग ग्रुप का मतलब गरीब लिविंग ग्रुप, ऐसा तीन टेंडेंसी बेकार है। कौन है ऐसा, फ्लोरीन, OH, OR, NH2, तो क्या है, बेकार के लोग हैं, ये निकलना नहीं चाहते। OH माइनस निकाल दोगे क्या, निकाल के दिखाओ, लेगा OH माइनस, OH पे अटैक H प्लस का करा के फिर निकालते हैं, तो वो करेंगे तो फिर तो ये इस कैटेगरी में आ जाएगा। अभी बोल रहे थे लिविंग ग्रुप दोनों के लिए अच्छा होना जरूरी है, बट अब बोल रहे हैं कि अच्छा तो जरूरी है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा हुआ तो विल गो फॉर ई, विल नॉट वेट फॉर, ठीक है, आया क्या, ये था क्या बेटा, लिविंग ग्रुप से आप डिसाइड करेंगे, बातें हो गई क्या क्या। इन क्या लिविंग का हो गया, उससे पहले बेस का हो गया, उससे पहले अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ, पांचवा बात करेंगे, ये बता दीजिए, सॉल्वेंट, करके सारी बातें कर ले, और इवन
इवन के लिए कौन सा सॉल्वेंट प्रेफर्ड होगा? फॉर इवन विच सॉल्वेंट इज प्रेफर्ड? यस, फॉर इवन polar protic solvent is, कौन सा सॉल्वेंट प्रेफर? और E2 polar aprotic solvent is, and for even CB polar protic solvent again. EPS इवन CB के लिए और इवन के लिए 1 1 याद रखना, इवन CB सेम सॉल्वेंट चाहिए। और फिर हमें कैसे पता कहीं इवन CB हो गया तो, इवन नहीं हुआ तो? और इवन में कोई साफ पता चल जाएगा इवन CB होने वाला है कि नहीं। बेस स्ट्रांग होना चाहिए, लीविंग ग्रुप बेकार होना चाहिए, आया ना? क्लियर हो जाएगा। एंड टेम्परेचर की बात करें, बिकॉज दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, डेल्टा एच क्या पॉजिटिव, तो बिकॉज दिस रिएक्शन इज व्हाट, एंडोथर्मिक, तो कौन सा टर्म, हायर या लोअर? हायर टेम्परेचर प्रिफर्ड। both one and mechanism। इवन E2 के लिए क्या चाहिए? हायर टेम्परेचर। क्या चाहिए बेटा? हायर टेम्परेचर। समझ गया या नहीं समझे आप लोग? क्लैरिटी आ गई आप लोगों को? बोलो यार। यहाँ आप लिखेंगे E मैकेनिज्म और यहाँ लिखेंगे आप इवन मैकेनिज्म, और सारे पॉइंट्स लिखेंगे क्या डिफरेंस है इन दोनों, वन और E2 में। समझ में आई बात? 5 डिफरेंसेस लिख, कैसे आप देख के बता दें कि इवन होने वाला है या किस पॉइंट पे डिफरेंस है? पहला, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, अच्छा बताइए। क्या स्ट्रक्चर देख के बता पाएंगे? सबस्ट्रेट को देख के बता पाएंगे इवन होना या इंटू होना? नहीं। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि, बोलो भाई, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट से नहीं बता सकते। दूसरा, लीविंग ग्रुप देख लें, लीविंग ग्रुप आया ना, तो क्या चाहिए तो? अबे भैया, दोनों को गुड लिविंग ग्रुप चाहिए, आया ना? निकलने वाला दोनों के आरडीएस में लिविंग ग्रुप इन्वॉल्व था भाई, आया ना? पर दोनों को चाहिए अच्छा लिविंग ग्रुप, लेकिन इसके एग्जांपल में कुछ लिख सकते हैं हम लोग क्या? आयोडीन, और R3, सब है ना? और इसके थोड़े अच्छा लिविंग ग्रुप हुआ तो मज़ा आ जाएगा, हाँ है ना? जैसे, आवाज़ नहीं आई। H2, आयोडीन, आया ना? बेस, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, बेस मस्ट बी बेस से भी काम चल जाए। बेस का कोई रोल ही नहीं है पहली बार में, दूसरी बार में आया ना? तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस पहली बार यहाँ आया।
लिविंग रूम तो दोनों में सेम चाहिए। अगर आप RI RBR RCL देंगे, आप समझ में आ जाएगा दोनों का रेट क्या जा रहा है ना। सेम। दोनों का रेट सेम। बोलो यार, बेसिस की बात करें तो इसके कुछ एग्जांपल में बेस मस्ट बी लाइक एल्कोहलिक, तो बोलो बोलो। और NH2 बहुत फेमस बेसिस के लिए हमें चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए? पोलर सॉल्वेंट, पोलर हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। दो पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो मिल रहे हैं वो यहाँ मिल। टेम्परेचर इसको भी ज़्यादा चाहिए, लिविंग ग्रुप अच्छा, तो इसके लिए होना चाहिए 3 to 1 दोनों का है। बेस के लिए स्ट्रॉन्ग, इसके लिए वीक। क्या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर अप्रोटिक। बोलो यार, आर द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे ये इवन होगा या नहीं। समझ में आया? तो यार समझ में आई बात? थोड़ा बहुत लिखिए, फिर अब अपन लोग एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। कहाँ से स्टार्ट किया था अपन? यहीं से लिख लीजिए। फिर अपन अब रिएक्शन पे आ जाएंगे सीधे, एप्लीकेशन पार्ट पे।
क्या आगे बढ़े? चलिए अब थोड़ा ये बचा हुआ है, इसको नोट कर लेना। चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं अब हम लोग अगली अगली रिएक्शन पढ़ अब पहली रिएक्शन पढ़ेंगे। ये था आपका क्या, N2 भी होता क्या है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं। अब एप्लीकेशन पढ़, पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ क्या बेटा, एप्लीकेशन ऑफ E2। सबसे पहली जो रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो है हाइड्रोहेलोजिनेशन। व्हाट इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन? डी का मतलब निकलना, हेलो, और हाइड्रोहेलोजन का मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन। अगर किसी रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकल जाएं, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे बेटा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ड्यूरिंग विच क्या होगा इसमें, रिएक्शन क्या होने वाला बताओ। बोलो बेटा, ड्यूरिंग रिएक्शन हाइड्रोजन एंड हेलोजन आर रिमूव। रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन हाइड्रोजन को रिमूव किया जा गया है, H और X को निकाला जाएगा, दो बॉन्ड तोड़े जाएंगे तो एक पाई बॉन्ड बनेगा, एल्किन एज अ प्रोडक्ट बनेगा, राइट। क्वेश्चन ही देता हूँ, H3H2Cl और यहाँ ले लिया एल्कोहलिक KOH, तो समझ ही गए आप क्या होगा। एल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, विल गो फॉर नॉट इवन, राइट। तो यार दूसरा यहाँ लगा दो, एल्कोहलिक KOH। चलो थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं। अगर पहले सवाल में देखें तो हमें आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा, इससे हेलोजन लगा उससे ये अल्फा है और ये बीटा है, बीटा से H निकलेगा और अल्फा से Cl निकलेगा। बीटा कार्बन मस्ट है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन ही नहीं है बीटा के पास तो काहे का एलिमिनेशन, राइट सर। बीटा कार्बन मस्ट है हाइड्रोजन एटम,
और चाहे आजू हो चाहे बाजू हो, है तो यहाँ पे है एच, यहाँ से एच जाएगा, यहाँ सी एल जाएगा, तो क्या बनेगा सी एच डबल बॉन्ड। ये है अल्फा, बीटा ये भी है, बीटा ये भी है, कहीं से भी निकाल दो, दोनों के पास है। लेफ्ट वाले से निकालते हैं तो क्या बनेगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच और एक सी एच थ्री। तो यार एल्किन बना। देखो ये अल्फा है, बीटा ये भी है, ये भी है, दोनों ही बीटा है। और आप समझ रहे होंगे ये 1 डिग्री आर एक्स है, ये 2 डिग्री आर एक्स है, और ये में क्या होगा, बीटा शब्द एक जैसे ही हैं, कहीं से भी निकाल दो। यहाँ से सी डबल बॉन्ड सी एच थ्री। बोलिए सर, ये है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या देखें तो 1 डिग्री आर एक्स, बट 1 डिग्री आर एक्स में भी अल्फा, एल्कीन जो बनेगी वो कौन सी बनेगी सी एच डबल बॉन्ड सी, ये अल्फा ये बीटा। अभी एक एच है इसके पास, हाँ है ना। एल्कीन क्या बनेगी ये वाली, ये रिएक्शन बताओ, ये अल्फा ये बीटा, बीटा के पास एच है, रिएक्शन होगी नो रिएक्शन। आपका यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है आपको। मुझे ये जानना है कि 1 से लेके 6 तक या 5 तक इनमें से किसका रेट सबसे फास्ट होगा। 3 डिग्री वाले का, जहाँ पे ये वाली जो सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन कहाँ बन रही है, 5वें में और तीसरे में, सबसे फास्ट रेट किसका होगा, रेट ऑफ थर्ड सबसे ज़्यादा होगा, 3 डिग्री है। फिर रेट ऑफ फिफ्थ, बोलो यार, भले ही वो 1 डिग्री है लेकिन, ये 1 डिग्री है लेकिन अच्छी बात क्या है, ये 1 डिग्री आर एक्स है, लेकिन एल्कीन लाइक कैरेक्टर बनेगा ना यहाँ पे, तो स्टेबल होगा ज़्यादा। बोलो यार, अरे भाई एल्कीन में डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में आ रहा है ना, किस कार्बन से स्टेबिलिटी मिल रही है, इधर से मिल रही है, बात तो एक ही है, आया ना। अच्छा, तो 3 हो गया, फिर 5 आ गया, फिर ये बना है ये वाला एल्कीन, ये वाली एल्कीन और ये वाली एल्कीन, ये दोनों सेम एल्कीन है, 4 and 2। तुम्हें याद होगा कि 2 डिग्री है, देन 4 में, फिर 1, आया ना। नहीं समझ में आया आपको रेट। 7th वाले में क्या बनेगा, ये अल्फा ये बीटा, यहाँ से डी निकल जाएगा, T2 डबल बॉन्ड। तो भाई नहीं समझ में आया, Dd2। और मैं आपसे कहूँ कि पहले और 7वें का रेट बताओ, कौन ज़्यादा होगा। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है E2 में, आया ना, तो पहले वाले में रेट ज़्यादा होगा और दूसरे में कम होगा। समझ नहीं पाया आप। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, क्या ये Cl निकल पाएगा कभी भी, नहीं, ये निकलेगा, ये अल्फा है ये बीटा, बीटा यहाँ भी, लेकिन ये बीटा किसी काम का नहीं क्योंकि एच नहीं है इसके पास, यहाँ से निकलेगा। आंसर आप देख पाए क्या आया, ये लो बेटा, सारे ही सवाल कर दिए मैंने हालांकि। एनी डाउट, आइए थोड़ा आगे समझते। 9th क्वेश्चन, प्लीज फोकस। मान ले बेटा यहाँ पे लगा है आयोडीन और ले लिया एल्कोहल, क्या लगा है ब्रोम, क्या लगा है, ये बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कि किसका आंसर क्या आएगा, बस मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है भाई, ये बताओ इन दोनों में से, इन तीनों में से रेट किसका फास्ट होगा। हाँ, तीनों में रेट किसका होगा, तो रेट ऑफ
रेट ऑफ 9, रेट ऑफ 10, रेट ऑफ 11। क्यों? और ये अल्फा कार्बन हो गया, ये भी बीटा, ये भी बात एक ही है क्या? सारे एल्कीन जो है ना सेम देंगे, चाहे यहाँ है डबल बॉन्ड चाहे नीचे है, बात एक ही है। क्वेश्चन नंबर 11 तक यही आंसर आएगा, लेकिन जैसे ही 12 में आएंगे आप, अब आपके पास दो ऑप्शन है, ये अल्फा बीटा सेटजेफ एंड हॉफमैन, ये वाली एल्कीन एक बन सकती है और एक बार ये वाली एल्कीन बन। कौन सी सेटजेफ है कौन सी हॉफमैन है? पहली वाली। ये बात हो चुकी है आपसे। और ये है ज़्यादा स्टेबल एल्कीन सेटजेफ होती है, कम स्टेबल हॉफमैन। ज़्यादा हाइड्रोजन से हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो वहाँ से एच निकाल रहे हैं तो हॉफमैन। ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ? यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है। शॉर्टर से सेटजेफ एस एस एस, शॉर्टर सेटजेफ स्टेबल। हॉफमैन हायर, हॉफमैन लेस स्टेबल। हायर हाइड्रोजन हॉफमैन प्रोडक्ट। मेजर कौन होगा? क्या होगा? फिलहाल यही स्थिति। क्वेश्चन नंबर 13 में फिर से कहानी वहीं पहुंच गई। नहीं समझ पाया। 13 में स्टोरी क्या वहीं पहुंच गई वापस से? 14 में एक और क्वेश्चन। अल्फा अल्फा, ये बीटा सेम है, लेकिन ये बीटा डैश है। आया ना? मैं भी बीटा बीटा डैश ऐसे कर लेता हूँ। अल्फा बीटा बीटा, अल्फा बीटा बीटा डैश। बाकी सब जहाँ अलग है थोड़ा अलग लिखो। तीन अलग है तो बीटा ट्रिपल डैश लिख दो। ये दो आंसर आएंगे, एक ये वाला एक ये वाला। ये मेजर होगा सेटजेफ, माइनर होगा। नहीं है समझ में? आ गया पक्का? अब मैं आपको इसके भी आंसर दो आएंगे, बताओ। तो ये दोनों तो सेम है, एक तो आंसर ये आ जाएगा, दूसरा आंसर ये वाला है। ये मेजर बनेगा और ये माइनर बनेगा। बोलो बेटा, ठीक कहानी है, ठीक बात है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अच्छा, अब मैं आगे बात करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। फिलहाल ये बना सेटजेफ, सॉरी ये बना सेटजेफ, और ये बना है हॉफमैन। हम लोग कुछ तरीके से इसके हॉफमैन प्रोडक्ट को भी डोमिनेट करा सकते हैं। अभी के लिए हॉफमैन डोमिनेटिंग नहीं है, अभी के लिए कौन डोमिनेटिंग है? सेटजेफ। बट देर आर वेज से कि आप हॉफमैन को डोमिनेट करा दें सेटजेफ। कैसे? तो इसी सवाल को मैं फिर से लिख रहा हूँ, और अब अपन हम लोग कहानी की तरफ चलेंगे। यहाँ पे आपने बेस लिया है जिससे कि आंसर एक बार आया है ये, और एक बार आंसर आया है ये है सेटजेफ, और ये भैया हॉफमैन। बहुत ध्यान सुनना। और ये है बेस। क्या बेस लें? सुन, कंपाउंड यही है। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए थे? ये 16वां क्वेश्चन समझ लो, या फिर आप डिस्कशन समझ लो, जो भी समझना समझ। बेस एक बार लिया मैंने एल्कोहलिक KOH, एक बार लिया मैंने S3 माइनस मिथॉक्साइड, है ना? तो यार एक बार ले लिया टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, समझ गया आप? तो भाई, और एक बार ले लिया टर्सरी इथॉक्साइड, ताकि इथॉक्साइड नहीं है ये। तो ध्यान से देखें, बेस बल्की होता जा रहा है।
जैसे जैसे बेस बल्कि होता जाएगा, बेस उस हाइड्रोजन कार्बन से हाइड्रोजन निकाल लेगा, कि डिग्री कम होगी या किसी डिग्री ज़्यादा होगी, कम होगी। दो पॉसिबिलिटी हैं इसके, अल्फा, बीटा, बीटा, हाँ या ना? बोलो यार, अब तेरा दिमाग लगाओ खुद ही। ये सब हल छोटे बेस हैं, तो इसमें लगभग मान लो ये बचा 90%, समझना? 90% सेट जब 10% ऑफ में, थोड़ा सा बल्कि किया तो लेट से ये 80% हो गया, कितना हो गया? 80%। ये बन गया 20%, बल्कि कर दिया। हो सकता है ये 30% ही बने, 70% बन जाएगा कौन? ऑफ मैन। इस बार बेस बल्कि है। बेस बल्कि होगा तो उसके बाद दो ऑप्शन है, ये यहाँ से निकाले, यहाँ से निकाले। यहाँ से निकालने जाएगा तो इसको हिंड्रेंस मिल रही है ज़्यादा, 2 डिग्री पे। यहाँ से कोई हिंड्रेंस नहीं मिल रही, अकेला है। यहाँ से जल्दी निकाल लेगा, यहाँ मुश्किल से निकालेगा, आया ना? तो कहाँ से इजीली निकालेगा? लेफ्ट वाले से, वो हॉफमैन से। इसलिए हॉफमैन डोमिनेट कर गया, जेव डोमिनेट। और अगर आपने और बल्कि कर दिया बेस को, तो ये 10% ही बने, 90% बन जाए। समझ आया भाई? क्या समझ में आया आप? जेव भी, हॉफमैन भी डोमिनेट कर सकता है। और कब करेगा? हाँ, बल्कियर बेसिस फेवर, बल्कियर बेसिस फेवर्स हॉफमैन प्रोडक्ट। बल्कियर बेसिस फेवर्स व्हाट? हॉफमैन प्रोडक्ट। बल्कियर बेस क्या फेवर करेगा? हॉफमैन प्रोडक्ट। क्या फेवर करेगा? नहीं आया समझ में? आ गया पक्का? ये देख के आप समझ सकते हैं? ओहो, क्या सर? तो जब भी कभी क्या आ जाए, बल्कियर बेस आ जाए, तो क्या समझिएगा? कौन डोमिनेट करने वाला है? हॉफमैन। फिर सेट जब नहीं बनाइएगा। देयर आर वेज जिससे कि हम लोग क्या बना सकते हैं? हॉफमैन बना सकते हैं एज कंपेयर टू सेट जब। वो आपको समझना होगा। क्या आप समझ गए? बोलो यार। यूज ऑफ बल्क, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। कितने क्वेश्चन हुए? 16। एक क्वेश्चन और देते, क्वेश्चन नंबर 70। जैसे यही क्वेश्चन लिया था ना अभी हम लोगों ने, यहाँ पे लिया था, यहाँ लिया था सीएल। और मैं कह दूं सर, एक बार मैंने लिया एल्कोहलिक केवेज, बनाइएगा दोनों ही आंसर, बस मेजर माइनर चेंज हो जाएगा। और एक बार ले लिया टी यू, समझ गया आप, टर्सरी ब्यूडॉक्साइड। बोल बेटा। एल्कोहलिक केवेज, टर्सरी ब्यूडॉक्साइड। बोलो बेटा। नहीं है समझ में? आ गया भाई? चल, बना लोगे प्रोडक्ट सारे? तो भाई डन हो जाएगा सारा। आइए थोड़े और क्वेश्चन बढ़ाते हैं। हो गए 19। 20वां क्वेश्चन। अगर जो बेटा ये सवाल हो जाए, CH3H, और यहाँ Cl लगा दिया जाए, और यहाँ ले लिया जाए एल्कोहलिक KOH। क्या ले लिया जाए? एल्कोहलिक KOH। आप इस कंपाउंड का नाम बता सकते हैं क्या है? जेम है या विस है? आवाज़ नहीं आई है। क्या है? अब थोड़ी मेरी बात ध्यान सुनना, बड़ा अच्छा सवाल है। ये है जेम डाई हैलाइड। जेम
अल्कोहलिक KOH लिया गया, यहाँ से अल्फा है, ये बीटा है, यहाँ पे H है, अल्फा से Cl निकालेगा और बना देगा CH2 डबल बॉन्ड C H और एक C, आया ना। विनाइल क्लोराइड क्या बना दिया, इससे पूछा गया फर्दर आगे रिएक्शन, वही सेम अब जो बनाया वो बन गया, विनाइल क्लोराइड लिया। ध्यान रहे आप SN1 SN2 नहीं करा रहे हैं, जो ये बॉन्ड नहीं टूट सकता, ये बॉन्ड टूट सकता है, राइट, एलिमिनेशन करा रहे हैं। लेकिन अल्कोहलिक KOH की इतनी औकात नहीं है कि यहाँ के H को निकाले और यहाँ से Cl चला जाए, ये नहीं निकाल पाता है। अगर आपको डबली बॉन्डेड कार्बन का हाइड्रोजन जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, sp2 से बना हुआ है, ये sp3 से बना हुआ है, sp2 मोर s% कैरेक्टर, मोर s% कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, हाँ हाँ, यहाँ से तोड़ना चाहते हैं, यू नीड स्ट्रॉन्ग बेस, तो आप ले आते हैं NaNH2 को, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक बार तो निकल जाएगा यहाँ से, दूसरी बार नहीं निकलेगा, दूसरी बार एल्कोहलिक KOH नहीं निकलेगा, NaNH2 लेंगे, ये निकालेगा CH3, क्या बनाएगा, एसिटिलीन, आवाज़ नहीं आई, क्या बनाएगा बेटा, एसिटिलीन। ऐसे ही मैं आपको अब सवाल दे देता हूँ, फिर क्या आइएगा, क्वेश्चन नंबर 23। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरी रिएक्शन हो, दोनों के दोनों Cl जले जाएं, ये बहुत फेमस रिएक्शन है, पहले क्या लीजिए, दूसरी बार क्या ले लीजिए, NaNH2, ठीक है। 23, पहली बार में क्या होगा, जल्दी बताओ, आवाज़ नहीं आई। दूसरी बार में फिर क्या बन जाएगा, एसिटिलीन, है ना। यहाँ x मोल ऑफ NaNH2 ले रहा हूँ मैं, और मैं आपसे x की मैक्सिमम वैल्यू जानना चाहता हूँ, क्या होगा, सोच के, ये बहुत प्यारा सवाल है। फिर कुछ बनाएंगे, फिर कुछ बनेगा, फिर कुछ बनेगा, ऐसे ऐसे बहुत। पहली बार लिया आपने एल्कोहलिक KOH, और एक बार निकलने के बाद क्या लेंगे, NaNH2, डबल बॉन्ड से नहीं निकाल पाएगा कौन, बोलो, एल्कोहलिक KOH, दोनों लेंगे फिर से, सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भैया। चलो इतने करके आना, ठीक है। बताओ इसमें क्या होगा, पहले वाले में क्या होगा, पहले में एल्कोहलिक H, पहले यहाँ से H और यहाँ Cl निकालेगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा विनाइल, फिर NaH2 लिया, ये भी CH ट्रिपल बॉन्ड CH पे लाके छोड़, आया ना। कह रहे हैं कितने मोल्स लग सकते हैं, तो एक मोल लगेगा निकालने में HCl, फिर दूसरा मोल HCl निकालेगा, एसिटिलीन बनेगा। क्या और भी कुछ आगे जा सकती है रिएक्शन, एसिटिलीन बन गया, क्या एसिटिलीन वापिस NaNH2 से रिएक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, GOC, एसिड बेस, एसिटिलीन क्या है, H+ देता है, और NH2 क्या है, बेस, तो एसिटिलीन का H क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो फिर से कितने मोल जाएंगे, और दो, ये वाला H और ये वाला H। हाँ बहुत बढ़िया सवाल है, लोग 2 मार के चले आएंगे फट से, ठीक है सर, अगेन मोस्ट मोस्ट। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग इसको और एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा। थैंक यू वेरी मच।